नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, जनता लगातार उसे छोटा छोटा सबक सिखाने का प्रयास कर रही है ताकि भाजपा सही रास्ते पे आ जाए। लेकिन भाजपा का आला कमान अभी भी हिंदुओं को ठगने में ही लगा है। इसको यदि हरियाणा के हुए पंचायत चुनाव और गुजरात में जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, उस दोनों को अगर हम जोड़ करके देखें तो आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हरियाणा में जो 3 चरण के बाद पंचायत के चुनाव की जो रिजल्ट आया, जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव का जो परिणाम आया, उस परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अब वो निर्दलियों को अपने पाले में खींचने की कोशिश है, उसके जरिए वो अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। तो सबूत सहित आपको बताऊंगा कि किस तरह से हरियाणा, जहां पिछले लगातार 2 बार से सत्ता में है, जनता ने निर्दलियों पे भरोसा किया है, इन पार्टियों पे नहीं। और ये ट्रेंड अगर रहा तो अच्छे हिंदू कैंडिडेट को कल को लोकसभा में जनता चुन सकती है निर्दलीय। ये अलग बात है कि वो निर्दलियों को भाजपा, आप जानते हैं कि देश में बड़ी पार्टी है, नॉर्थ ईस्ट में कई सरकार उन्होंने अपने खींच बना लिए, कहां जहां भी लोग हैं उसको खींच लेते हैं। वो अलग बात है कि कल को कह दें ये सारे निर्दलीय हम मेरे हैं। लेकिन ये सभी जो है परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकेत है। नागपुर के पंचायत चुनाव में भी, ब्लॉक चुनाव में भी बुरी हार का सामना करना पड़ा था, 0 सीट आई थी। लेकिन भाजपा अगर सीखती है, हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटती है, तो हिंदू पुनः स्वागत करेंगे। अगर वो नहीं सीखती है, हिंदुओं को चुनाव से पहले झुंझुना थमाकर ठगती है और चुनाव के बाद तृप्तिकरण करती है, तो जनता निर्दलियों तक पे भरोसा करने को तैयार है। आप सब इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करना आवश्यक है, तभी आप तक ये वीडियो पहुंच पाएगा, तभी एल्गोरिदम आपको इंडिया स्पीक्स डेली के नोटिफिकेशन भेजेगा। कमेंट और लाइक तो जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो प्लीज कंटेंट का छोटा सा मूल्य चुकाइए, कंटेंट सब्सक्रिप्शन भरिए, क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन चुकाया जाना बहुत आवश्यक है। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। तो आइए मैं आपको खबर सुनाऊं और आप प्रूफ भी देखें। हमारे सामने 2 अलग अलग विचारधारा के अखबार आपके सामने है। एक भाजपा की विचारधारा का दैनिक जागरण भी है, जो आप ये देखिए कि जनता ने राजनीतिक दलों को नकारा, निर्दलियों पर भरोसा, भाईचारे पर मुहर। दूसरी तरफ कांग्रेस की विचारधारा का भी हिंदुस्तान है, आप ये देख लीजिए। लोकल लेवल पर यही खबर है, लेकिन इसको आईटी सेल और नेशनल लेवल पर कहा जाएगा कि हम जीते, क्योंकि निर्दलियों को अब अपने पाले में खींचने की तैयारी में है भाजपा। आपको बताऊं कि हरियाणा के 7 जिलों में 102 जिला परिषद सीट में से भाजपा को सिर्फ 22 पर जीत मिली है, ओनली 22 पर जीत मिली है। और पार्टी अब दावा कर रही कि हम 15 अन्य जिलों में 150 से ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी हमारे जीते हैं, जो जोड़ तोड़ की राजनीति वाले एंगल को आगे बढ़ाते हैं। आपको और आश्चर्य होगा कि मंत्रियों के गढ़ में जिला परिषद चुनाव में भाजपा को बुरी हार मिली है। सांसद की पत्नी 4थे नंबर पर पहुंच गई है। ये स्थिति है। तो सबसे पहले मैं आपको खबर बता रहा हूं कि आदमपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में कुछ दिन पहले ही जीत हासिल करने वाली भाजपा को हरियाणा में जिला परिषद के चुनाव में झटका लगा है। आप नोट कर लीजिए, आदमपुर चुनाव भाजपा की जीत नहीं थी, कैंडिडेट की जीत थी। भजन लाल की पूरी फैमिली आज तक कभी हारी नहीं, उनके पोते खड़े हुए थे। पहले कांग्रेस से होते थे तो कांग्रेस जीती थी, भाजपा से हुए तो भाजपा जीती। तो वो आदमपुर सीट भाजपा की नहीं थी, वो फैमिली की सीट थी। हरियाणा के 7 जिला की 102 जिला परिषद सीट में भाजपा सिर्फ 22 जीत सकी है। और रविवार को सूबे के 411 जिला परिषद सीटों के नतीजे आए हैं। राज्य में इन सीटों पर 3 चरणों में मतदान हुआ था। कांग्रेस और भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने अपने सिंबल पर चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारे थे। ठीक है,
भाजपा को सबसे बड़ा झटका सिरसा और पंचकुला में लगा है, जहां उसका पूरी तरह से सफाया हो गया। पंचकुला की 10 सीटों पर भाजपा को हार मिली है। इसके अलावा सिरसा की 24 में से उन सभी 10 सीटों पर उसे हार मिली है, जहां उसने अपने सिंबल पर कैंडिडेट उतारे थे। इस बात को याद रखिएगा, अपने सिंबल पे, कमल पे इन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं हार। बाद में वो कह रहे हम निर्दलीय भी बहुत हैं हमारे ना, वो भी हमारे हैं। बाद में वो जोड़ तोड़ होगा और निर्दलीय फिर जोड़ेंगे तो अपनी संख्या ये दिखाएंगे, क्योंकि अब चेयर और वाइस चेयरमैन के लिए जोड़ तोड़ के लिए निर्दलीय जरूरी है। तो सिंबल पर जो जहां से सिंबल पे उतारे थे हार मिली है इनको। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब अंबाला बना, जहां से मंत्री अनिल विज आते हैं। उनके गृह जिले में भाजपा ने 15 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें सिर्फ 2 वो जीत सके। खुद अनिल विज के विधानसभा क्षेत्र अंबाला कैंट की एकमात्र सीट आपके खाते में चली गई है। बड़ा झटका तो कुरुक्षेत्र में लगा है, जहां भाजपा के सांसद नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी नारायणगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 4 से बहुत बड़े अंतर से हारी है। यानी सांसद की पत्नी चौथे नंबर पे। उनकी हार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो चौथे नंबर पे खिसक गई। भाजपा ने कुरुक्षेत्र में 15 सीटों पे कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें मात्र 3 पे उन्हें जीत मिली है। ये कोई सरकारी यूट्यूबर्स आपको नहीं बताएगा और मीडिया, ये लोकल अखबार जब आप पढ़ते हो तब पता चलता है आपको, लोकल लेवल पे एकदम। और मैं दैनिक जागरण में काम किया हूं बहुत लंबे समय, वो लोकलाइज करता है न्यूज को, एकदम लोकलाइज करता है। उस अलग अलग पन्ने लोकल पे जाते हैं, इसलिए लोकल आपको सूचना मिल जाती है। बड़ी मीडिया हो तो आपको ना तो कवर करेगी। नागपुर वाला भी सिर्फ इंडिया स्पीक्स ने कवर किया था। सरकारी यूट्यूबर्स तो बस रात दिन जो है चप्पल चाटो अभियान में लगे होते हैं। और वो इस चप्पल चाटो अभियान में भाजपा को अपनी गलती का भी पता नहीं चलता कि वो इतने बड़े अंतर से हारे, उसको जबरदस्ती जीत दिखाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण आगे जब वो मुंह के बल गिरेंगे तो ये जितने चप्पल चाट हैं, ये जितने पत्रकार और यूट्यूबर्स बनते हैं, ये सब पहले कांग्रेसी थे, वो फिर कांग्रेस की पाले में चले जाएंगे। इनका पूरा व्यक्तित्व ही इस पार्टी उस पार्टी चप्पल चाटने का रहा। और मैं कांग्रेस जब थी तो कांग्रेस को भी एक्सपोज करता था। मेरी पुस्तक साजिश की कहानी आपके सामने उदाहरण है। आपको यासीन मलिक वाली रिपोर्ट इतनी बार दे चुका हूं, उदाहरण है। और आज भारतीय जनता पार्टी तो उसे भी कर रहा हूं, ताकि पार्टी अपने लाइन पे रहे। लाइन लेंथ खराब होते ही बॉलर छक्का खा जाता है। तो अंबाला शहर में भाजपा छोड़कर आप में गए माखन सिंह लोबोनो को जीत मिली है। उनके मुकाबले भाजपा के मनदीप राणा दूसरे नंबर पर ही रह गए। अंबाला में बसपा ने 8 सीटों पर कैंडिडेट दिए थे, 3 पर उसको मिली है। जो शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, उनका क्षेत्र देख लीजिए। मनोहर लाल खट्टर सरकार के शिक्षा मंत्री कमर पाल के गृह क्षेत्र यमुनानगर में भी भाजपा को बड़ा झटका लगा है। यहां से उसे 18 में से सिर्फ 6 सीट मिल पाई है। आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल को भी जिले में एक ही सीट मिली है। बसपा को 4 सीट मिली है। और आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल का कई जगह तो खाता भी नहीं खुला है। केजरीवाल के भी अहंकार पे चोट लगा है, कई जगह उनके खाता ही नहीं खुला है। भाजपा की ओर से दावा किया जा रहा है कि भले ही 7 जिलों में उसके सिंबल पर जीतने वाले की संख्या कम है, लेकिन वो 150 उम्मीदवार निर्दलियों को सपोर्ट किया था तो वो जीत लेंगे और इसमें निर्दलियों को अपनी तरफ। यानी यहीं से भाजपा की जोड़ तोड़ की राजनीति, नॉर्थ ईस्ट की सरकार, महाराष्ट्र, बिहार, जहां जहां आप देखिए वो निर्दलीय जीतता है, कोई और जीतता है, उसको ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। तो इस तरह से जोड़ तोड़ की सरकार चलती है। जनता उकता चुकी है, तो उसको जो है उन्होंने कहा कि हमने 300 उम्मीदवारों का समर्थन किया, 150 उम्मीदवार जीत गए निर्दलीय, तो सबको अपने सिंबल दे देते। आपके सिंबल को तो जनता ने ठुकरा दिया। और जागरण की हेडिंग आपको और दिखाता हूं, ये 2024 से पहले वेकअप कॉल है भाजपा के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू हितों से लगातार समझौते कर रही है। हरियाणा हिंदू गढ़ है, 90% वोटर, 95% हिंदू ही है यहाँ। नागपुर इनका गढ़ था, जो गढ़ रहा है, और यहां भी यही हो रहा है। ये बात समझने को तैयार नहीं है। यही हरियाणा है जहां खट्टर जी ने सार्वजनिक जगहों पे नमाज पढ़वाए थे, गुरुग्राम में, आपको ध्यान होगा, और हिंदुओं ने विरोध किया तो उनको जेल में ठूसे थे। यही वो हरियाणा है, यही है वो हरियाणा है जहां मेवात क्षेत्र में अभी इन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, जहां पूरा मेवात के इलाके से करीब मतलब दर्जनों गांव से हिंदू गायब हो चुके हैं और खुलेआम नमाज पढ़वा रहे थे यही खट्टर साहब। तो जनता आक्रोशित है कि वोट आपको हिंदू हित के लिए दिया था, ना कि सेकुलर के लिए। आप तो सेकुलरिज्म के 4 कदम आके तृप्तिकरण में लीन हो गए।
तो हरियाणा में 2024 में आम चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव और आम लोकसभा चुनाव साथ होने हैं। ऐसे में इस नतीजों को उसके लिए वेकअप कॉल माना जा रहा है। साथ नहीं भी होंगे तो आगे पीछे चुनाव होंगे, लेकिन 24 में ही होंगे। जब से सत्ता मिली है तब से यह सबसे खराब प्रदर्शन है हरियाणा में। 2014 में भाजपा को जब से सत्ता मिली, विधानसभा में भी और लोकसभा में, सबसे गया गुजरा प्रदर्शन है। अब जनता इनको पहचानने लगी है। हालांकि कई जानकार कह रहे हैं कि भाजपा को अपने सिंबल पर कैंडिडेट उतारना भारी पड़ा, क्योंकि जनता आक्रोशित है और उसका उनको सामना करना पड़ा है। आपको आश्चर्य होगा कि निर्दलीय बड़ी संख्या में जीत के आए हैं। कुरुक्षेत्र में 17 में से 13 निर्दलीय जीत के आए हैं। करनाल में 25 में से 23 निर्दलीय जीत के आए हैं। पानीपत में 17 में से 16 निर्दलीय जीत के आए हैं। और आप जागरण की हेडिंग देखिए, जनता ने राजनीतिक दलों को नकारा, निर्दलियों पर भरोसा, भाईचारे पे भरोसा। ये गांव-गांव जो लड़ाई करवा रहे थे, इस पे भी जनता ने करारा चोट किया है। और ये निर्दलियों पे भरोसा जताया है जनता ने। ये आप दैनिक जागरण की हेडिंग देखिए। और ये आपको भाजपा अगर इस पे सचेत होती है, संभलती है तो ठीक, नहीं संभलती है तो फिर सोए को आदमी जगा सकता है, सोने का नाटक करने वाले को कौन जगाएगा। अब सोने का नाटक आपको दिखाता हूं। अब मैं आपको ले चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी गुजरात में, और बड़े बड़े मीडिया वहां बैठे हुए हैं, जाके कई सरकारी यूट्यूबर्स भी वहां पहुंच गए हैं, काम कर रहे हैं। अब आपको ध्यान होगा कि अभी जनता के बीच इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र की भाषा अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाजपा क्या कर रही है और कैसे कर रही है। घोषणा पत्र की भाषा आप देखिए। भाजपा, और ये भी जागरण की खबर दे रहा हूं, जागरण की खबर मैं इसलिए ज्यादा दे रहा हूं कि मैं तो जागरण पढ़ता ही हूं। दूसरी बात है कि भाजपा समर्थक है, तो इसलिए आरोप इनको लगाना मुश्किल हो जाएगा। मैं 8-9 साल काम किया हूं, तो भाजपा का ही लाइन लेंथ है इस अखबार का। भाजपा का गुजरात में जिहादी स्लीपर सेल पर सख्त कार्रवाई का संकल्प। सुन लीजिए आप, यानी चुनाव से पहले फिर हिंदुओं को मूर्ख बनाने का प्रयास। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी ही गुजरात में, 27 ईयर्स, और आज वो कह रहे हैं जिहादी और स्लीपर सेल पे हम कार्रवाई करेंगे। यानी 27 साल से आप हिंदुओं को ठग रहे थे, झक मार रहे थे, आप झक मार रहे थे। आप इसको देखिए, भाजपा ने आतंकी व जिहादी स्लीपर सेल पर लगाम कसने, सरकारी व निजी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एंटी डैमेज एक्ट बनाने का संकल्प लिया। समान नागरिक संहिता का लॉलीपॉप वो सब जगह थमाते जा रहे हैं। मैं उस पर अभी अमित शाह जी का बयान आपको दिखाऊंगा। तो समान नागरिक संहिता लागू करने, 27 साल में ये समान नागरिक संहिता लागू नहीं कर सके। ये हम तब मान लेते हैं कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, नहीं कर सकते थे, लेकिन बीच में 27 साल में वाजपेयी की भी सरकार आते हैं, मान लेते हैं उनमें कम बहुमत था। पिछले 8 साल से तो 300 आप पूर्ण बहुमत हो, तब क्यों नहीं लागू कर पा रहे हो। राज्य इसको पारित करेगा, फिर केंद्र के पास आता है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है तो वो कानून बनता है। तो अभी तो 8 साल से हो, बीच में एक चुनाव आप जीत भी चुके हो 17 में विधानसभा का, लेकिन फिर आप, यानी कितना मूर्ख समझते हैं हिंदुओं को, जिसका कोई और छोड़ नहीं। क्योंकि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का लॉलीपॉप देके ये चुनाव जीत गए। उत्तराखंड में इनकी हालत बहुत खराब थी, 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, हिंदुओं ने विरोध किया। वहां के जो हमारे 4 तीर्थ स्थल हैं उन पे कब्जा करना इन्होंने चाहा, केदारनाथ आदि पे, हिंदुओं के विरोध के कारण इनको भागना पड़ा, उससे पल्ला झाड़ना पड़ा, उसको खत्म करना पड़ा कि हम नहीं करेंगे कब्जा। और फिर लॉलीपॉप दिया तो जनता ने फिर से भरोसा कर लिया। अब यही लॉलीपॉप हिमाचल, यही लॉलीपॉप कर्नाटका, और जहां 27 साल से वहां भी यही लॉलीपॉप, सेम लॉलीपॉप। अब ये जनता समझ ले। मैं अमित शाह जी का बयान दिखाता हूं कि ये सीए और एनआरसी की तरह यूसीसी पे लटकाने वाले हैं कैसे। अभी आपको अमित शाह जी के बयान अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो है ये पूरा जारी किया। आप इनका संकल्प पत्र देख लीजिए। संकल्प पत्र में वही जिहादी, आतंकवादी, स्लीपर सेल, और स्लीपर सेल किसके अंदर भर्ती है। आपको ये फोटोग्राफ देखिए, उदयपुर में कन्हैया लाल को जो मारा रियाज अट्टारी, वो स्लीपर सेल आतंकवादी किसकी पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा में। स्लीपर सेल वो जो जम्मू कश्मीर में तालिब पकड़ा गया लश्कर का आतंकवादी, वो किसकी पार्टी का सोशल मीडिया हेड था वहां, भारतीय जनता पार्टी का। तो स्लीपर सेल तो आप भर्ती करते जा रहे हो और जनता को झूठ बोल रहे हो और समान नागरिक संहिता का लॉलीपॉप दे रहे हो। अब आपको मैं अमित शाह जी के बयान पढ़ाता हूं। ये बयान देखिए, ध्यान से इस बयान को देखिए। भाजपा समान नागरिक संहिता लागू करने को प्रतिबद्ध।
आपको लगेगा हाँ। नीचे देख लीजिए लाइन, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और चर्चाओं को पूरा करने के बाद करेंगे क्रियान्वित। यानी यही इन्होंने गेम खेल दिया कि हमने की, और अब आपने देख लिया सीए पे मुस्लिम मानने को तैयार नहीं, जबकि इनके यहाँ नागरिकता भी नहीं जा रही थी, तो इन्होंने सरेंडर किया, शाहीन बाग के आगे बैठ गए ऐसे। एनआरसी पे कहे कि हमें कोई नहीं रोक सकता संसद में। रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री जी ने कहा हम एनआरसी नहीं लाएंगे। आज तक ये सीए लागू नहीं कर सके, झूठ बोला जनता से। सीए की नियमावली अभी तक नहीं बनी है। अभी जो गुजरात में कई सरकारी यूट्यूबर्स आपको झूठ बोला, आपसे कई यूट्यूबर्स की सीए के तहत गुजरात में नागरिकता दी है, नहीं, वो पुराने 1950-55 के कानून से उन्होंने नागरिकता दी है, सीए नहीं लागू है, आप देख लीजिए। और यहां भी करें लोकतांत्रिक प्रक्रिया, यानी आपको लटकाने का, चर्चाओं को पूरा करने, यानी मुस्लिम आपको चर्चा करने देंगे। फिर से देख लीजिए कि उन्होंने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने वीरवार को कहा भाजपा सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और चर्चाओं को पूरा होने के उपरांत देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनसंघ के समय से हम कह रहे हैं, ये जितना इनको नारे हैं वो तब से ही दे रहे हैं, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चर्चा को पूरा करने, यानी ये लटकाने की प्रक्रिया है। उन्होंने साफ साफ ये दिखा दिया है। और वो कहते हैं कि भाजपा छोड़कर कोई भी दल जो है समान नागरिक संहिता के समर्थन में नहीं है। तो कोई भी दल नहीं है तो इसको आपको एक्सपोज करना था, अनुच्छेद 44। आप भी तो उसी लाइन में चले गए, चुनाव के समय आपको याद आ रहे हैं। तो ये आप ये बयान देखिए, इसी बयान में ही छुपा है कि ये लागू नहीं होने जा रहा। ये लोकतांत्रिक, क्योंकि अमित शाह जी ने खुद ही कहा सीए के लिए, वो वैसे लिख के दें तब हम सीए लागू करेंगे, कांग्रेस लिख के दे तब सीए लागू करेंगे। तो कैसे वो भागते हैं। ये गुजरात चुनाव के पहले आपको एक ट्रेलर दिख गया। अब मानना ना मानना आपका काम है, अखबार में छपा हुआ मैंने दिखा दिया है। अब आप जो है एक और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उसके बयान देख लीजिए। देश में जिहादी मानसिकता के खिलाफ सक्रिय लड़ाई जरूरी। ये वही आदमी है जो करा था भागवा मतलब भाजपा ने। गुजरात चुनाव के बाद इनकी, अब जो गुजरात चुनाव से पहले ये खेल शुरू हो चुका है इनके, जिहादी मानसिकता के खिलाफ सक्रिय लड़ाई जरूरी है। यही आदमी कह रहा था ना, ये यही आदमी है ना जिनके कार्यकाल में, अध्यक्ष कार्यकाल में कन्हैया लाल का गला इन्हीं की पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के रियाज अट्टारी ने काटा है। जिहादी मानसिकता तो आपकी पार्टी में है। ये यही आदमी है ना जिनके अध्यक्ष रहते भाजपा के अंदर तालिब हुसैन, जो लश्कर का आतंकवादी जम्मू में निकला है, जिसको इन्होंने सोशल मीडिया हेड वहां का बना रखा था। जिहादी मानसिकता तो आपकी पार्टी में भर्ती करते जा रहे हो। जिहादी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई कैसे करोगे जब आप नुपुर शर्मा को सच बोलने पर उठाकर फेंक दिए। और यही अध्यक्ष जी है ना जिन्होंने कहा नुपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट है, नवीन जिंदल फ्रिंज एलिमेंट है। आज चुनाव से पहले जिहादी मानसिकता समझ में आ रहा है, और चुनाव से पहले जिहादी मानसिकता के समय सरेंडर होते हुए अपने कार्यकर्ता को उठाकर फेंका था, नुपुर को और नवीन जिंदल को। कितना ठगोगे, कितना पाखंड करोगे। ये पूरे पाखंड में जो है आपको ये दिख रहा है। इसलिए आपको पुराने बयान इनके रखने चाहिए, इनके कार्यकाल का आकलन करना चाहिए, और इनके चुनावी जो लोकल लेवल के रिजल्ट है उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि ना आपको मिनिस्ट्री मीडिया बताएगी और सरकारी यूट्यूबर्स वैसे भी पट्टा बांधे घूम रहे हैं। आज की ये चुनावी खबर के बाद एक आपको बड़ी अच्छी खबर आई है, और ये मेरे मित्र हैं। तो करदाताओं के पैसे से इमामों को नहीं दिया जा सकता वेतन, सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा किया है केंद्रीय सूचना आयोग ने। 1993 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया संविधान का उल्लंघन। मस्जिदों के इमामों को पारिश्रमिक देने के सुप्रीम कोर्ट के 1993 के आदेश को केंद्रीय सूचना आयोग ने संविधान का उल्लंघन बताया है। सुप्रीम कोर्ट रोज ज्ञान बांटती है चुनाव आयोग और ढेकना पे। अब ये देखे सुप्रीम कोर्ट इस देश में कैसे जिहादपन को बढ़ाने में भूमिका अदा कर रही थी। 93 में तब कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी। ये संविधान का साफ उल्लंघन है कि आप इमामों को वेतन दिलवा रहे हो। क्या भारत को बर्बाद किया है सारी संस्थाओं ने, विधायिका ने, न्यायपालिका ने, मीडिया ने, कार्यपालिका ने, सब ने, और पूरी तरह से भारत को इस्लामिक गणराज्य बना रखा है, इस्लामिक राज्य बना रखा है, रिपब्लिक ऑफ इस्लाम बना रखा है। कहने को भारत सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म बराबर इस्लाम, यही है यहाँ। तो आयोग का कहना है कि ऐसा करके गलत मिसाल रखने के साथ अनावश्यक राजनीतिक विवाद और सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ावा दिया गया है। यह बात केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहूकर ने दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा इमामों के वेतन वितरण की मांग करने वाली अर्जी के जवाब में कही। उदय माहूकर जी मेरे मित्र हैं,
सावरकर पे उनकी बहुत अच्छी पुस्तक आई है, ये पुस्तक आप पढ़ भी सकते हो। तो एक कार्यकर्ता द्वारा दायर आरटीआई की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है। संविधान में कहा गया है कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किसी धर्म विशेष के लिए नहीं किया जा सकता। इस मामले में केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय मावकर ने इन दोनों विभागों से जन सूचना अधिकारियों को नोटिस जारी कर 18 नवंबर को सुनवाई के लिए पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी अधिकारियों से मामले में जुड़ी सभी फाइलों को सुनवाई के लिए लाने को कहा था। केंद्रीय सूचना आयोग का कहना है कि शीर्ष अदालत ने इमामों को, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने इमामों को वेतन का आदेश देकर संविधान के प्रावधान का उल्लंघन किया है, खास तौर से अनुच्छेद 27 का, जिसमें कहा गया है करदाताओं के पैसे का उपयोग किसी विशेष धर्म के पक्ष में नहीं किया जाएगा। आयुक्त माहूकर ने कहा कि आयोग का मानना है कि ऐसे फैसलों से देश में एक गलत मिसाल पड़ती है, बेवजह का विवाद बनता है, सामाजिक कटुता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि जब सरकार मुस्लिम समुदाय के लोगों को विशेष धार्मिक लाभ देती है तो इतिहास पर भी जरूर नजर डालनी चाहिए, जो है कि एक धार्मिक देश पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि भारतीय मुसलमानों ने धर्म के आधार पर विभाजन की मांग की थी, ये मावकर जी ने कहा। मावकर जी इंडिया टुडे में पत्रकार थे, गुजरात के रेजिडेंट एडिटर थे जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और मावकर जी हिंदूवादी हैं। सावरकर पे उनकी पुस्तक भी पढ़ी, मेरे मित्र हैं। तो ऐसे लोगों को बैठाया जाने की आवश्यकता थी सब जगह, जो सब जगह नहीं भरे। अब तब ये इन्होंने कहा, आज वो लाइन लिया नहीं इन्होंने, 8 साल में ऐसे लोगों को सब जगह बैठाने की आवश्यकता थी। पाकिस्तान ने इस्लामिक बनना स्वीकार किया, भारत सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकारों की गारंटी देने वाला देश बना। केंद्रीय सूचना आयुक्त ने निर्देश दिया कि उनके आदेश की एक प्रति उपयुक्त कार्रवाई के साथ केंद्रीय कानून मंत्री को भेज दी जाए, रिजिजू के पास, ताकि सभी धर्मों के पुजारियों इमामों के मासिक वेतन मामले में संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक के प्रावधानों को समान ढंग से लागू किया जा सके। उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड को निर्देश दिया कि वह आरटीआई का कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल को 25,000 मुआवजा है, क्योंकि उन्होंने आवेदन में संतोषजनक जवाब आपने नहीं दिया। तो ये दो टूक बात है, और आपको बता दूं कि कहां कहां इमामों को वेतन मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से हरियाणा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, इन्होंने अभी तक खत्म नहीं किया। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, इन्होंने अभी तक खत्म नहीं किया। और दिल्ली आम आदमी पार्टी शासित राज्य है, वो तो है ही तुष्टिकरणवादी, आप तो समझ ही रहे हैं। और उसके बाद कई राज्यों में वक्फ बोर्ड इमामों को वेतन देने के आदेश का पालन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में वक्फ बोर्ड को उसके द्वारा संचालित की जा रही मस्जिदों में काम करने वाले इमामों को पर्याप्त वेतन देने का आदेश दिया था। जस्टिस आर.एस. सहाय की खंडपीठ ने कहा था, हम इस दलील को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वक्फ अधिनियम में किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में मस्जिदों की धार्मिक गतिविधियों की देखभाल करने वाले इमाम किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने ये याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट का एक जज, आप सोच लो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव, अब आप देख लो। तो ये एक बड़ी खबर है, इस खबर को जन जन तक पहुंचाया जाना चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, और ये एक एक्सक्लूसिव खबर है। इस खबर पे बहुत कम लोगों का ध्यान गया है, और ये खबर जो है आपको सोचने को बाध्य करती है कि सरकार और कंपनियां कैसे आपसे सूचना छुपाती है। ये एक्सक्लूसिव खबर है, और ये खबर भी दैनिक जागरण में है। फ्रंट पेज की फ्रंट खबर है, 10 माह के निचले स्तर पर कच्चे तेल की दाम सबसे नीचे लेवल पर है, लेकिन जनता को राहत देने के लिए सरकार और कंपनियों ने ये सूचना आपसे छुपा ली है। तेल कंपनियों और सरकार ने इस पे चुप्पी साधी है कि कहीं जनता मांग न कर बैठे, और चुनाव है तो कहीं ऐसा न हो कि हमको तेल के दाम, ईंधन के दाम, पेट्रोल डीजल आदि के दाम कम करने पड़े। तो ये इस वर्ष जून के बाद, इस वर्ष जो है जून के बाद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड यानी कच्चे तेल के मूल्य में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। इस समय वैश्विक स्तर पर बने भू राजनीतिक हालात के चलते आने वाले समय में क्रूड का मूल्य $70 प्रति बैरल तक आने का अनुमान है। सरकारी तेल कंपनियों ने नवंबर में अभी तक औसतन $89.57 प्रति बैरल की दर से क्रूड की खरीद की है। यह दर इस वर्ष फरवरी में भी की गई $94.07 प्रति बैरल के बाद सबसे कम है। इसके बावजूद आम जनता को पेट्रोल व डीजल के खुदरा मूल्य में राहत नहीं दी गई है। सरकारी तेल कंपनियां और पेट्रोलियम मंत्रालय यानी भारत सरकार दोनों ने इस पर
इस सूचना को छुपा लिया है, चुप्पी साध ली है ताकि आम जनता मांग न करे। सरकार जनता के लिए होती है या कंपनियों के लिए होती है? और कंपनियां तो छुपाएगी, पर पेट्रोलियम, हालांकि सरकारी कंपनियां हैं, पीएसयू हैं, और मंत्रालय का काम ये बताना, लेकिन ये सूचना आपसे छुपा ली गई। वर्तमान परिस्थिति में पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्य में 6 से 10 रुपए प्रति लीटर तक की कमी हो सकती है यदि लागू किया जाता तो। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का आंकड़ा बताता है कि जून 2022 में $116 के उच्चतम खरीद मूल्य के बाद भारतीय कंपनियों का औसत खरीद मूल्य हर महीने कम हो रहा है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में अंतिम वृद्धि अप्रैल 2022 में हुई थी। वास्तविक रूप में 22 मार्च से 6 अप्रैल 22 के बीच पेट्रोल के मूल्य में $9.20 प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। अप्रैल में तेल कंपनियों ने $102 प्रति बैरल की दर से क्रूड की खरीद की थी। उसके बाद जून तक कच्चे तेल के मूल्य में तेज वृद्धि हुई, लेकिन अब वो सबसे निचले स्तर पर है। ये बात जब अखबार ने पूछा तो घाटे की भरपाई कर रहे हैं तेल कंपनियां। ये पिछले 8 साल से हम यही सुन रहे हैं और मैं भी इस पे सपोर्ट करता था, लेकिन ये कितना घाटा है कि लगातार कुछ तो राहत जनता को आप दे सकते हो। और आपकी मंशा अगर साफ है तो जनता को कहते कि देखिए घटा है, हमारे घाटे इतने हैं, उसको कम करने के लिए हम आपसे सहयोग कर रहे हैं, हम नहीं घटा रहे हैं, लेकिन आप जनता से सूचना ही छुपा लेते। 6 अप्रैल के बाद क्रूड महंगा होने के बावजूद घरेलू मूल्य में वृद्धि नहीं करने से सरकारी तेल कंपनियों जो जितना है को पहली तिमाही में करीब 18,000 करोड़ का संयुक्त तौर पर घाटा हुआ, जिसमें इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम। दूसरी तिमाही में भी इनको जो है 2,2700 करोड़ का घाटा हुआ। यानी इस घाटे को पूरा करने के लिए अभी जो निचले लेवल पे है तेल, उससे वो घाटा पूरा कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। कहां से करेंगे, मैं इस पे सपोर्ट करूंगा, लेकिन जनता को सूचना तो दे दीजिए महोदय। पेट्रोलियम मंत्रालय का ये काम है। इस सूचना जनता से छुपा ली गई सरकार ने, और तेल कंपनियां तो छुपाएगी। लोकतंत्र में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हम लोगों ने आपके कहने पे गैस सब्सिडी छोड़ी, हमने खुद ही कहा कि तेल कंपनियों के घाटा के लिए मैंने कितने लेख लिखे हैं। तो हम सपोर्ट आपको करते हैं, सपोर्ट करेंगे, पर जनता से सूचना क्यों छुपाते हो? तो ये सूचना नहीं छुपाई जानी चाहिए। लोकतंत्र पारदर्शिता से ही चलता है। आज के लिए इतना ही। आज रात्रि में आप लोगों के बीच उपस्थित नहीं हो सकूंगा 9 बजे, तो मिलता हूं मैं कल दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।